अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियाँ भी पूरी तरीके से आई नहीं हैं और गर्मियाँ भी जाने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी की वजह से कुछ इन्फेक्शंस हैं जो फैल रहे हैं। आज हमारे साथ चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर धनपत सिंह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? शुक्र आप तो। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर धनपत सिंह है। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। सही। तो आप कितने साल से जो है वो मैं सिंस 8 ईयर्स से। 8 साल हो गए जी हाँ। आपको जो है? सर क्या जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो क्या सबसे ज़्यादा केसेस आपके सामने आते हैं? इस टाइम जो हमारे पास केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के आ रहे हैं, जिसमें आपका कॉमन कोल्ड हो गया, सॉर थ्रोट हो गया। ये और इनकी वजह? इनकी वजह ये सीजनल चेंज है, क्योंकि गर्मी जा चुकी है, सर्दियाँ आस्ते आस्ते आ रही हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, हवा चेंज हो रही है, ड्राई एयर आ रही है। ये सीजनल चेंज की वजह से सबसे पहले जो भी इन्फेक्शंस, जो भी एज़मा वगैरह के अटैक्स अभी होना शुरू हो रहे हैं पेशेंट्स को जो ऑलरेडी सही। है। अच्छा, तो हम इसको बिगनिंग से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि हेल्दी लंग्स ये कैसे पता चलेगा? एक नॉर्मल है, एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, सांस बिल्कुल नॉर्मल है, वो अपनी हेल्थ लंग्स की हेल्थ कैसे पता करे? लंग्स की हेल्थ सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। हम्म ठीक है ना, चेस्ट एक्सरे घर में नॉर्मल। रह के जी हाँ। कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज? अगर आप नॉर्मल हैं, हम्म नॉर्मल अपने घर के काम कर रहे हैं, हम्म नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो कर रहे हैं, सही। अगर कहीं पे बाहर जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपको सांस नहीं उखड़ रही आपकी, सही। आपको चेस्ट चेस्ट टाइटनेस नहीं फील हो रही, सांस नहीं उखड़ रही, तो आप नॉर्मल है। बिल्कुल लंग्स नॉर्मल है। जी हाँ। सही। और इसमें एक एक्सरसाइज में नॉर्मल सांस थोड़ा बहुत फूलना वो नॉर्मल बात है। दैट्स नॉर्मल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर मूवमेंट में आपको थोड़ा चलने में भी सांस फूल रहा है, हम्म चेस्ट टाइटनेस हो रही है, हैवीनेस हो रही है, तो फिर आपके लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक एक बहुत रेयर सा है, मैं एक सिनेरियो देखती हूँ अक्सर सोते सोते ना, एकदम आपको चोक फील होता है। मुझे होता है, सो रहे हैं नॉर्मल सो रहे हैं, एकदम चोक सा फील होगा और वो फंदा लगेगा और बहुत ज़ोर से खांसी आएगी। तो ये भी क्या एक सिम्टम्स हैं कि मेरे लंग्स में कुछ जो है वो इन्फेक्शन है या कुछ है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि लंग्स में हो, ये हम्म ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे में हो जाता है, कि जिनकी अगर हेल्दी है कोई या मोटापा है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जो रात में सोते हुए उनको फिर तकलीफ होती है, या खराटे लेना शुरू कर देते हैं, जी जी जी। या कहीं पे टीवी देख रहे हैं आप, तो थोड़ी देर में नींद आना शुरू हो जाएगी, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, एक पैसेंजर सीट पे बैठे हैं तो नींद आना शुरू हो जाएगी। सही ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केसेस में होता है। सही से। तो इसके और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो है वो तो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, बलगम पूरी रात उनके सीने में चलता रहता है। अब उस बच्चे को बहुत सारी हमारी होम रेमेडीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्टीम दे लो, तो स्टीम से सही हो जाता है? देखिए, इस सीज़न में स्टीम से यूँ मुराद ये है कि अभी सीज़न ड्राई सीज़न चल रहा है, एयर ड्राई हो रही है, तो हमारे लंग्स, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है, वो अच्छा फंक्शन जब करता है, थोड़ा बहुत उसको मॉइस्चर चाहिए, सही। तो स्टीम से तो काफ़ी बेहतरी मिलती है, ताकि जब मॉइस्चर नहीं होगा, ड्राई होगा, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो भी हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होके लंग्स में पूरा हो जाएंगे। सही। हाँ। तो आप मुझे कुछ टिप्स देंगे कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी है या जिसका ये पहला विंटर सीजन है, तो उसके लिए क्या, उनकी मदर्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम बड़ों को इतना इन्फेक्ट कर रहा है तो बच्चों को तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसमें सबसे पहले कि आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ओके। एयर प्योरीफायर है, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी जिस तरह से होती है वो मेंटेन होनी चाहिए इस सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में। गर्मियों में तो कोई इशू नहीं होता, जो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। सही है, तो इसका मतलब हीटर सही नहीं है? हीटर्स रूम टेम्परेचर तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन एयर को ड्राई कर लेते हैं, आपके ऑक्सीजन लेवल को रूम के कम कर देते हैं। जी। जी हाँ। ये मतलब हीटर्स आर नॉट गुड किसी हद तक। किसी हद तक। जी। ओके, और क्या करें मैं? और सबसे पहले कि जिनको इस सीज़न में जिनको दमे का मसला हो रहा है, सांस उखड़ रही है, या कॉमन कोल्ड बार बार रह रही है, 6 महीने से जितने भी बड़े हैं, बच्चे हैं, उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाएं। एवरी ईयर लगती है,
वो उसकी जिनको ये रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सर उनकी ये देखें, आप समझ रहे हैं ये क्या बीमारियां हैं, क्योंकि ये आपकी ज़बान है। मैं चाहती हूँ आप इसको एक आम इंसान की ज़बान में बताएं, क्योंकि हर किसी को जाहिर सी बात है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं पता, ये जो है लैंग्वेज नहीं पता। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वो वैक्सीन है जी, ये है कॉमन कोल्ड की वैक्सीन है, अच्छा, कॉमन कोल्ड की वैक्सीन नॉर्मल जो कॉमन जी कोल्ड, अगर बच्चे को जो है वो बलगम हो रहा है और नॉर्मल सांस लेने में तकलीफ जी हो रही है, जी हाँ, स्टफ नोज्ड है, तो उसके लिए। ये है, या बच्चों में या बड़ों में बार बार छींकें आ रही है, जिनको मतलब रनी नोज है, हम्म। एलर्जीज हैं, हम्म। तो उनको आप इस सीज़न में सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये सीज़न जो सर्दियाँ लगने से लेके सर्दियाँ उतरने तक, इसका इफेक्ट 6 मंथ रहता है और 25% से 50% तक उसके एपिसोड्स को कम कर देता है। सही। एवरी ईयर न्यू वैक्सीन आती है इसकी, हम्म। उसकी लाइफ एक्सपायरी भी नियर एक्सपायरी होती है, कोई ज़्यादा कोई बड़ी डेट नहीं होगी, होती कि अच्छा। 2-3 साल रहे, लेकिन ये एवरी 6 मंथ लगा सकते हैं। अगर एवरी 6 मंथ नहीं तो साल में एक बार लगाएं, इसी सीज़न में जब ये सर्दियाँ लग रही हैं। सही। जी हाँ, 6 महीने से बड़े जितने भी बच्चे हैं और बड़े जितने भी हैं उनको लगा सकते हैं। उनको लगा सकते हैं। सही। कुछ लोग जिनको डस्ट से साइनस प्रॉब्लम होती है काफ़ी, ये भी इफेक्ट लंग्स पे करता है, ये वेदर में डस्ट। इवेंचुअली, इनिशियली तो नहीं करता, इवेंचुअली जाके लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में वो करता है। अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या साइनस प्रॉब्लम ज़्यादा रह रहा है तो आप उसकी मतलब एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है, कई बार लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते, तो आपका ये जो रेशा नज़ला आहिस्ता आहिस्ता लंग्स में गिर के कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर देता है लंग्स में, और जिसकी ये वजह से बीमारी नमूनिया कहाँ हो तक जाती है आगे? नमूनिया होता है। जी हाँ, नमूनिया की ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर नमूनिया फिर भी मतलब कि वो अनट्रीटेड रहता भी है, कुछ अंडर प्रिविलेज एरियाज में वहाँ पे रहता भी है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर मेडिसिन मतलब कि पब्लिक खुद जाके प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते, एक्सरे नहीं कराते, टेस्ट नहीं करवाते, थोड़ी बहुत कहीं से मेडिसिन ली ठीक हो गया तो उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, सही। तो लंग एक्सेस की तरफ जाते हैं। जी हाँ। तो मतलब ये है कि ये बज़ाहिर, मैं जो समझ पा रही हूँ आपकी बात को, बज़ाहिर ये एक बहुत छोटी सी बीमारी होती है, लेकिन अगर इसको वक्त पे ट्रीट नहीं किया गया या इसको प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया, इसके प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो ये बहुत आगे जाके जो है वो अफेक्ट करती हैं। फिर हम इस तरीके से आ जाते हैं कि लंग्स का जो है वो डैमेज होना, लंग्स में पानी भरना, ऐसा ही है। लंग्स में पानी भरना कुछ और कंडीशंस में भर जाता है। अच्छा। जो कॉमन कोल्ड से जो ज़्यादा पहले स्टार्ट हो जाता है, जो इस सीज़न में पहले आपको कॉमन कोल्ड हुआ, ट्रीटमेंट ली, एंटी एलर्जी वगैरह जो भी, अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ली तो ठीक है, अगर नहीं ली तो आस्ते आस्ते वो आपका रेशा गिरता जाएगा, आपको नमूनिया करेगा। नमूनिया की भी अगर ट्रीटमेंट नहीं ली तो नमूनिया जो रेशा लंग्स में गिरा हुआ है उसको ख़राब करके एब्सेस की तरफ जाएगा, फिर पैरा नमूनिया की इफ्यूजन वगैरह उसमें आ जाते हैं। जी, आज जिनको एलर्जीज की प्रॉब्लम है, रिकरेंट एलर्जीज हो रही है, तो वो सबसे पहले तो अपना इन्फ्लुएंजा की कॉमन कोल्ड की वैक्सीन लगवाएं सही। और एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन हैं वो लेते रहें। मेडिसिन लेंगे तो बेहतर रहेंगे, नहीं लेंगे तो ख़राब होंगे। ये फिर अफेक्ट करेगा जी, आपको। सिगरेट कितना नुकसानदेह है? सिगरेट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जी, चलें, अगर ये बोलूँ कि सिगरेट नहीं पिए, वेप पी लें, तो फिर नहीं फिर भी लंग्स पे इफेक्ट होगा। कौन ज़्यादा खतरनाक है, शीशा, सिगरेट या वेप? दोनों को कैटेगरी आप रेट करें कि कौन कितना ज़्यादा खतरनाक है? सिगरेट सबसे ज़्यादा है। सिगरेट सबसे। जी, शीशा पी शीशा नहीं पी शीशा नहीं पिए। लेकिन ये ना कि भाई कम नुकसान किस में हो रहा है? नुकसान तो तीनों चीज़ों में हो रहा है, नुकसान तीनों में हो रहा है। ठीक है ना? जी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कम नुकसान किस में हो रहा है, ताकि मैं फिर देखें, नुकसान हम डॉक्टर्स यही कहेंगे, सब में नुकसान हो रहा है, सब में नुकसान। सब में नुकसान हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैं एज अ ऑडियंस आपसे पूछ रही हूँ कि डॉक्टर साहब किस में कम नुकसान हो रहा है? ये एडवाइस हम नहीं देंगे कि आप वो पीना जो है शुरू कुछ कर भी। दें। जी हाँ। लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं जी हाँ, और इस लोगों का शौक है, हम्म। किनकी आदत है, उनसे उनको निकोटीन मिल रही है। हम जो प्रेफर करते हैं या पेशेंट जो आते हैं उनको कहते हैं, अगर आपको आपसे निकोटीन नहीं छूट रही तो आप निकोटीन च्युइंगम यूज़ करें, एटलीस्ट उसमें स्मोक नहीं है, धुआं नहीं है, निकोटीन आपको मिल रही है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको टेपर ऑफ करते जाएं, कम करते जाएं, ये स्विच कर लें निकोटीन च्युइंगम्स पे। सही। जी हाँ, तो फिर आप है तो निकोटीन भी ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करेगी, वो आप आस्ते आस्ते कम करें। हाँ, लेकिन ये कि स्मोकिंग से आप जान छुड़ाएं, जो च्युइंगम से पे आ जाएं, च्युइंगम से फिर, क्योंकि एकदम से कुछ लोग होते हैं जो नहीं नहीं छोड़ छोड़ सकते। सकते, जी। एग्जैक्टली। और स्मोकिंग से जो आपके लंग्स में जो डैमेज पड़ता है, सबसे पहले दमे की तरह की बीमारी होती है जिसको COPD हम कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
जिसमें एयरवे उनके नैरो हो जाते हैं, उसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, बलगम आना। जैसे उम्र बढ़ती है उनकी तो पैकियर से उनका निकालते हैं कि इसने एक सिगरेट साल में कितने सिगरेट पिए, और दिन में कितने पीते हैं तो साल में कितने पिए। एग्जैक्टली। जी हाँ। तो फिर उससे जी हाँ, अगर कोई स्मोकर है लेकिन उसने स्मोकिंग छोड़ भी दी है, हम कहते हैं 6 मंथ से कंटिन्यूस एक भी सिगरेट नहीं पी, लेकिन वो एक कैटेगरी में आ जाता है कि एक्स स्मोकर है, नॉन स्मोकर नहीं रहे, एक्स स्मोकर है। सही है। फिर सीओपीडी उनमें है अगर, और आगे जाके लंग कैंसर की तरफ भी कुछ पेशेंट्स जाते हैं। ओके। जी हाँ। और यंग एज में, मिडिल एज में तो ये इतना मसला नहीं करते, ओल्ड एज में ये बहुत ज़्यादा मसला करते हैं, फिर उनकी रेस्पिरेटरी फेलियर में जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रीटमेंट तो हो जाता है लेकिन फिर उस तरह से वो नॉर्मल फंक्शन नहीं रहते उनको। जी हाँ, जी हाँ। जिसमें सीओपी में उनको फीवर आएगा, स्पूडम प्रोडक्शन होगी, उन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, येलोइश कलर का होगा, ग्रीनिश कलर का होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फिर उसकी हम ट्रीटमेंट देते हैं। जी हाँ। ओके, तो तीनों चीज़ें नहीं पी सकते हैं आप। जो भी पी रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि छोड़ दें, सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सर, एक और सवाल, ऑरेंजेस, ये मेरा पर्सनल सवाल है। ऑरेंजेस आते ही सर्दियों में, और जैसे ही हमें एक खांसी आती है या थोड़ा सा रनिंग नोज होती है, हमारे घर में सबसे पहले बोलते हैं ऑरेंज नहीं खाओ, माल्टे नहीं खाओ। तो ये आती ही सर्दियों में और बीमारी भी सर्दियों में आती है। तो मैं ये कहती हूँ कि एक चीज़ जो आ ही सर्दी में रही है वो नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? देखिए, अगर आपको सोर थ्रोट है, कॉमन कोल्ड में अभी जो आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर बिल्कुल थ्रोट इरिटेशन है तो थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं, वरना ये बहुत हेल्दी हैं। कॉमन कोल्ड में आपकी यही चीज़ें, इसमें आपको विटामिन सी मिल रहा है, और सिट्रस ये फ्रूट है, ये काफ़ी हेल्पफुल है कॉमन कोल्ड में। रोक क्यों देते हैं? सिर्फ सोर थ्रोट की वजह से। सोर सही। थ्रोट जो फेरेंजाइटिस कहते हैं, गला जिनमें गले में खराश ज़्यादा है, इस वजह से। अदरवाइज आप फ्रूट्स ले आराम से। ठीक है। अच्छा चले, मैं अब आपसे बात करूंगी कुछ मिथ्स की जो हमारी सोसाइटी में आम है। आप मुझे बताइएगा वो फैक्ट्स हैं या जो है वो। बच्चे को सर्दी हो रही है तो नहलाओ नहीं, मतलब उसको नज़ला हो रहा है या वेदर की वजह से कंजेशन हो रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर है, वार्म वाटर है, रूम का टेम्परेचर भी नॉर्मल है, आप उसको नहलाएं। कोई मसला नहीं। जी हाँ, जितना बेबी क्लीन होगा उतना ज़्यादा हेल्दी होगा। बलगम में दूध नहीं पियो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप दूध पिए। बलगम दूध जो है ये मिथ है। ये मिथ है। जी हाँ। ओके। सर्दी में आइसक्रीम, ये सिर्फ वो थ्रोट की कंडीशन में कुछ है, लेकिन पूरा मिथ है। मतलब अगर डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं आपको तो आप करें, वरना नहीं करें। वो जी। भी एक कोई सिनेरियो है उसके अंदर। देखिए, ज़्यादातर डॉक्टर्स आमतौर पे, आपने जब किसी डॉक्टर के पास जाना, ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज करें। जी। वो भी अगर आपकी कंडीशन सही है तो आप ठीक है, आप लें। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका ज़्यादातर चीज़ें जो आपका गला ख़राब कर रही हैं सीजनल चेंज में, यही ठंडी और खट्टी चीज़ें कर रही है। एक नॉर्मल टेम्परेचर ठंड तक आप उसको लें, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो ठंडी चीज़ें खाएं, कोई मसला नहीं। सर्दी में आइसक्रीम खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं अगर आपका गला सही है तो। कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं अगर आपको कोई इशू नहीं है, आप हेल्दी हैं तो ले। ले। जी हाँ। ओके। लेकिन सर बात यही है ना कि हेल्दी, कराची में ये चीज़ हेल्थ में आ गई है कि ठीक है मौसम ख़राब है तो मुझे नज़ला होगा, सर्दी आ रही है नज़ला होगा, खांसी होगी, ये नॉर्मल है। जिस तरीके का डस्टी वेदर हुआ है इस वक्त, तो अगर सिर्फ हम कवर कर लें खुद को तो ये सबसे बड़ा एक वो कहते हैं ना आसानी हो जाएगी। नहीं, ये भी काफ़ी हद तक बेहतर है, कवर कर दें। अगर ड्राई एयर है, रात में सोते वक्त भी है, तो आप मतलब बिल्कुल रूम के, आप अगर ऊपर से पंखा चल रहा है या बिल्कुल ड्राई सीजन हो रहा है, आपका मुंह खुला रह रहा है, नाक थोड़ी सी बंद है, मुंह खुला रह रहा है, तो आप डेफिनेटली नाक से नहीं, ज़्यादातर मुंह से सांस लेंगे तो सुबह उठेंगे तो आपको गले में मसला होगा। ठीक है, तो आप अगर मास्क पहनते हैं तो कुछ ना कुछ आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। जी। और ये है कि अगर जैसे अभी आपने कहा कि सर्दी है, मुझे कुछ ना कुछ मसला होगा लेकिन खाना पीना चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ एहतियात करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आप अगर देख रहे हैं आपकी कंडीशन उस तरफ, मतलब कि ख़राबी की तरफ जा रही है, एहतियात करें तो बेहतर हो जाएगी। फिर आप जब सही हो तो हर चीज़ खाएं। अच्छा, ये कुछ में से ठंडी हवा से बलगम होता है। ठंडी हवा से जी हाँ, सोर थ्रोट हो जाएगा। हो अगर जाएगा। ड्रायर है ज़्यादा, अगर आप बिल्कुल ओपन में ज़्यादा घूम रहे हैं तो। कफ इज इक्वल टू एंटीबायोटिक्स, कफ है तो एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है। लाजमी नहीं है।
लाजमी नहीं है। नहीं होम रेमेडीज से इसको क्योर किया जा सकता है? होम रेमेडीज देखिए जो चीज़ें सूदिंग इफेक्ट दे रही हैं गले को वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एज़मा की कफ है, दमे की वजह से हो रही है, वो जब तक ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स नहीं लेंगे तब तक वो कफ सही नहीं होगी। सही। अगर ट्यूबरकुलोसिस की कफ है तो उसकी पूरा प्रॉपर डायग्नोस करके अगर इनको ट्यूबरकुलोसिस है तो फिर ही वो सही होगी। सही। अ, शहद 1 साल से जो है वो बड़े बच्चे के लिए शहद हर चीज़ का इलाज है। अगर उसका जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसके लिए शहद एक बेहतरीन इलाज है 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए। सूदिंग इफेक्ट देती है। बस और तो कुछ नहीं है। जी हाँ। गर्म पानी नज़ले के ज़ोर को कम कर देता है? गर्म पानी नहीं। नहीं। स्टीम और भाप अच्छी चीज़ है। जी हाँ। अ, सही। अवॉइड डस्ट, वही हमने कहा कि अवॉइड डस्ट को अवॉइड करना और परफ्यूम्स को अवॉइड करना आपको जो है वो ज़रूरी है, या फिर जो है ये एक सिर्फ सेफ्टी है? परफ्यूम्स एज़मा के पेशेंट्स को जिनको दमा हो रहा है, जिनको एलर्जीज हैं ऑलरेडी, डायग्नोस है कि इनको परफ्यूम से एलर्जी है, इनको पीनट से एलर्जी है, इनको डस्ट से एलर्जी है, कोई भी ऐसी चीज़ धुएं से एलर्जी है, या कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे जिसमें बिल्कुल उनको दमे का एपिसोड पड़ जाएंगे, तो फिर उनमें डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स ये अवॉइड करने चाहिए। ये जो नाक में दाने के ड्रॉप्स आते हैं हमारे पास नाक खोलने के, बच्चों के खास तौर पे, ये कैसे होते हैं? जो ऑन ऑन काउंटर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उसको उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे ही मिल जी जाती हाँ, हैं। वो नेज़ल डिकंजेशन के लिए सही है। अगर नेज़ल बच्चों का या किसी का नाक बंद है तो फिर नेज़ल ड्रॉप्स उनको तो नेज़ल ओपनिंग जो एयरवेज हैं उनको ओपन करने के लिए। पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से जी हाँ। ऑन काउंटर दवाइयाँ ना लें प्लीज़। जी। प्लीज़ नहीं लें। ये जो फार्मेसी पे जाके फार्मेसी वाले आते डॉक्टर। आजकल हर किसी के स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड के स्पेशलिस्ट हैं, हर सिस्टम के हर डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी रिकमेंडेशंस पे आप बोलें। सही। इफ़ चाइल्ड इज़ एक्टिव, नॉर्मल चाइल्ड है, कफ हो रहा है, तो कोई ख़ास इन्फेक्शन नहीं है, ज़रूरी है उसको डॉक्टर के, अगर बच्चा भाग दौड़ रहा है लेकिन इन्फेक्शन थोड़ा सा महसूस हो रहा है, सीने में आवाज़ हो रही है? देखिए सीने में आवाज़ हो रही है तो ये किस तरह की आवाज़ है, आया सीटी बज रही है या उसको खड़खड़ खरखर खड़खड़ खरखर की आवाज़ आ रही है, हम्म, तो फिर कफ सिरप की टाइप्स होती है हम्म, कि आप ड्राई कफ में कौन से दे सकते हैं। प्रोडक्टिव कफ में, प्रोडक्टिव कफ से मुराद ये है कि खांसी के साथ बलगम भी आ रहा है, सही। ड्राई कफ में बलगम नहीं आएगा, सही। तो वो अलग किस्म की खांसी है, अलग डिजीज़ में वो प्रोडक्टिव कफ अलग किस्म की है। तो ब्रोंकोडायलेटर सिरप या नेबुलाइजर देते हैं बच्चों में फिर। सही। जी। ओके। अच्छा, रूम हीटर्स आर नॉट गुड एज यू टोल्ड अस बिफोर, ठीक है। रूम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं लेकिन आपके रूम एयर को ड्राई कर देते हैं। सही। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ही आया है कि अस्थमा का वजह, अस्थमा जो होता है इसका कॉज ऑफ रीजंस वीकनेस ऑफ लंग है? ये एलर्जी कंडीशन है जिसमें एयरवेज, जो ब्रोंकियोल्स एयरवेज हैं उनमें चेंजेस हो जाती है, उनकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है। अस्थमा कॉज कहाँ से करता है, शुरू कहाँ से होता है? कुछ लोगों को बाय बर्थ होता है, जी। कुछ लोगों को वक्त के साथ होता है, तो इसका रूट कॉज क्या है? एज़मा यंग एज में होता है, ओके। यंग एज में होता है, मिडिल से ऊपर अगर स्मोकिंग वगैरह करना है तो सीओपीडी हो जाएगा, लेकिन एज़मा जो भी होता है बच्चों में होता है या यंग एज में होता है। सही। वो एलर्जी कंडीशन है, उसकी टेस्ट करते हैं, उनको बार बार यही हो कि उनको चेस्ट टाइटनेस हो रही है और किसी पर्टिकुलर चीज़ होगी, सीजनल चेंज आएगा। एज़मा के पेशेंट में सीजनल चेंज बहुत होता है कि इनको सुबह सवेरे खांसी ज़्यादा हो रही है या रात में खांसी ज़्यादा हो रही है, ओके। या सीज़न चेंज हुआ, बारिश का मौसम आ रहा है, सर्दियाँ लग रही हैं, सर्दी होता नहीं है, जैसे सीज़न चेंज हुआ तो उनमें उसी वक्त उनको अटैक्स आना या उनको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस ये शुरू हो जाएगी। सही। जी हाँ। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं टीबी कहाँ से शुरू होता है? टीबी, टीबी में ये शुरुआत इसी तरह से हम देखते हैं कि आपको मोर देन 2 वीक्स से कफ है, ओके। या कफ के साथ आपको बलगम आ रहा है, फीवर आ रहा है, स्वेट्स है, और बलगम के साथ खून भी आ रहा है, और बलगम हल्का बुखार आ रहा है लेकिन शाम के टाइम आ रहा है, अच्छा। तो फिर उनको ये टीबी बेसिकली बैक्टीरियल एक इन्फेक्शन है, बाकी के इन्फेक्शन तो इसी तरह से ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन सही। इसका ऑर्गेनिज्म अलग किस्म का है सही। और ये एक दूसरे से फैलता भी है। अच्छा। जी हाँ, कोई खांस रहा है, जैसे कोविड आया था तो कोविड के दौरान हमने देखा ना कि एक
6 फीट का आप डिस्टेंस रखें, जी वो बिल्कुल। इस वजह से जो स्नीजिंग में या कॉफ में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फैल जाते हैं, तो इस वजह से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना लाजमी होता है। तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और इसका बैक्टीरियल ट्रीटमेंट क्या है? इन्फेक्शन है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, बलगम के टेस्ट भी करवाते हैं। सही। चेस्ट एक्सरे में मिल जाता है, नहीं तो बलगम के टेस्ट में वो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो फिर एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी देते हैं। ये आजकल मार्केट में पहले होती थी, आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देती है। सही। एक्चुअली डोनर फंडेड है, बाहर से आती है, सही। वो गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट फिर अपने प्रोविंसेस को देती है, प्रोविंसेस अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपनी सिटीज़ में, या गवर्नमेंट के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। पूरे पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस फ्री है। आपका चेस्ट एक्सरे, आपका स्पुटम का टेस्ट, उसकी जो डॉक्टर देखेगा वो भी फ्री में देखेंगे ओके। गवर्नमेंट के सेटअप में और बाकी जगहों पे भी। और उसकी ट्रीटमेंट भी फ्री है। 6 मंथ की इसकी ट्रीटमेंट चलती है, उसमें बीच में टेस्ट भी होते रहेंगे। सही। अच्छा, दूसरी एक तो ये तो गवर्नमेंट के सेटअप में अवेलेबल है, सही। लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरी एक प्रोग्राम शुरू किया है, पीपीएम, पब्लिक प्राइवेट मिक्स, जिसमें कुछ प्राइवेट सेंटर्स पे यही मेडिसिन, यही डायग्नोस्टिक टूल्स दिए हुए हैं कि एटलीस्ट ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स आते हैं उनसे आप ये वाला टेस्ट, बलगम का टेस्ट चार्ज ना करें। वो अलग से लिस्ट गवर्नमेंट को जाती है और मेडिसिन भी उनको प्रोवाइड करता है। ओके। कि फिर वो ठीक है, डायग्नोस हो गया, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह बनता है, तो उस कार्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट के सेंटर्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे उनको नॉमिनेट किया हुआ वहाँ से ले सकते हैं। दैट्स नाइस। अच्छा है ये। जी हाँ। तो लेकिन एक बात जो मैंने बचपन से सुनी है कि टीबी का कोई इलाज नहीं, ये खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल इलाज होता है और क्योर भी हो जाता है, क्योर हो जाती है। हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन ये कि उसकी ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। कि उसमें ये है कि आपको सबसे पहले जो भी है, जो जिस शख्स को टीबी है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा, अपनी डाइट इम्प्रूव करेगा, वेट इम्प्रूव करेगा। ये भी एक फैक्ट ही है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस है वो अपनी डाइट अगर अच्छी रखते हैं, वेट इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी मेडिसिन इफेक्ट कर रही है, पेशेंट भी हेल्दी हो रहा है। और ये फैलती है बीमारी। अगर एक शख्स है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, वो अनट्रीटेड है, तो 1 साल में 10 से 15 लोग और इन्फेक्ट करेगा। ओके। जी हाँ, तो इसी तरह से पाकिस्तान में 4 से 5 लाख न्यू केसेस हर साल आते हैं, लेकिन वो ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन वो ट्रीट हो जाता जी हाँ। सही। इसी ट्यूबरकुलोसिस में ही मैं फर्दर आगे करूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये तो आपने फेफड़ों की लंग की, ट्यूबरकुलोसिस जिस्म के हर हिस्से में हो सकती है, किसी भी उसमें हो सकती है, लेकिन जो फैलती है ज़्यादा फैलने वाली ये सीने की टीबी है, फेफड़ों की टीबी है। एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है जो मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहा, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट 6 मंथ चलती है, नियारमूल रहेगा, वेट के हिसाब से उसकी टेबलेट्स चलती हैं। पहले तो बहुत सारी टेबलेट्स आती थी, अब तो उनको सिंपली डिवाइड करके 4 टेबलेट्स करनी, मतलब एक टेबलेट्स में सारे फार्मूला ऐड कर लिए हैं ताकि कन्वीनियंट हो पेशेंट को लेना। सही। मॉर्निंग टाइम पे वो ले लें बिफोर मील। तो उसमें अगर प्रॉपर नहीं ले रहे तो ये भी, जिस तरह बाकी एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस होती है, ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन की भी रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। फिर उनको हम एमडीआर कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। उसके भी गवर्नमेंट के सेटअप्स बने हुए हैं, ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें एक ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, वो फिर आम नहीं। वो अगर किसी को वो ट्यूबरकुलोसिस किसी को फैलाएगा तो जो कॉमन टीबी है वो नहीं, ये खतरनाक टीबी फैलाएगा, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी फैलाएगा। ओके। फिर जिसको लगेगी फिर उसको भी उसी तरह की मेडिसिन, तकरीबन 18 महीने की मेडिसिन है, 1 साल से 18 महीने की मेडिसिन है। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, तो डे बाय डे उसमें मेडिसिन कम कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही है, ड्यूरेशन भी कम कर रहे हैं ताकि पेशेंट के लिए कन्वीनियंट हो, वो इजी ले सके। ओके। मतलब ये है कि अब इसका क्योर आ गया है। बिल्कुल क्योर। और जिसको है वो ध्यान रखे कि वो जो है वो दूसरे को ना लगे। लेकिन रिलैप्स भी हो सकते हैं। इसमें कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट न्यू है या रिलैप्स है। रिलैप्स में भी कौन से हैं कि आइदर फेलियर है, ट्रीटमेंट फेल हो गई थी उसकी, या रिलैप्स हुई है, दोबारा हुई है। रीट्रीटमेंट कैसे हुए, न्यू है या रीट्रीटमेंट है। रीट्रीटमेंट फिर में इसमें फेलियर है या रिलैप्स है या लॉस टू फॉलो है, कि मेडिसिन उसने ली, 1 महीना छोड़ दी, 1 महीना 2 महीने या कितने भी कुछ अर्से तक ली, 1-2 महीने उसने छोड़ दी, उसके बाद दोबारा आ गया। तो लॉस टू फॉलो में उसको ऐड करके दोबारा उसको ट्रीटमेंट ऐड कर देते हैं। आपकी करियर में ऐसा कौन सा केस आया था जो आज तक आपको याद है? केस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त पे आने वाला एक केस बच्चा था, टीन एज में था, 15-16 में, एजमा अटैक था, एमरजेंसी में आया, अनकॉन्शियस था। उसको वक्त पे उनको सबसे पहले उसका एयरवे सिक्योर किया, सही। ईटीडी लगाई,
वेंटिलेटर पे लगाया, आईसीयू में एडमिट किया। जब मैं ट्रेनिंग हो रही थी जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में जेपीएमसी में, तो वो हमने देखा कि बिल्कुल अनकॉन्शियस आया था, एस्मा के अटैक में था। अगर प्रॉपर उसका एयरवे मेंटेन नहीं होता या कुछ देर तक वो नहीं आता या प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचता तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। वो बच्चा वेंटिलेटर में गया, वेंटिलेटर लगा, कुछ दिन के बाद इम्प्रूव हुआ और बिल्कुल हेल्दी होकर अपने घर गया। माशाल्लाह। जी हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब अस्थमा तो एक नॉर्मल अटैक आता है, तो उसको इतना अनकॉन्शियस कैसे हो गया, इतने स्टेज तक कैसे पहुंच गया अब कोई? वो देखें, एज़मा जिनको होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, एयरवे नरोइंग होती है, वो एज़मा के अटैक होता है। बाकी अटैक्स हैं तो एज़मा का भी अटैक होता है, तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत जल्दी हो जाती है। जी बिल्कुल अगर ऐसा ही है। प्रॉपर उनको रिलीवर एज़मा भी जो थेरेपी होती है तो दो में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ट्रीटमेंट है रिलीवर एंड मेंटेनेंस। अगर आपको अटैक हो रहा है, इमरजेंसी है, तो आपको पहले आपको रिलीफ करना है। तो रिलीवर में आपको क्या देना है, अगर आपको ठीक है नॉर्मल है तो फिर मेंटेनेंस में आपको क्या देना है। तो रिलीवर थेरेपी इमीडिएटली उसको चाहिए, जिसमें उसको स्टेरॉइड्स हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, और भी चीज़ें हैं। ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है तो फिर उनको ऑक्सीजन भी लगाना पड़ रहा है। सही। जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है जो अभी मेरे दिमाग में है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको कोई भी अटैक आता है, जैसे हम पैनिक अटैक ले लें। जी हाँ। पैनिक अटैक आया, सबसे पहले आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस जी हाँ। आ ही नहीं रही। हालांकि ना मुझे अस्थमा है, ना मुझे मतलब जिसको भी आ रहा है, ना उसको अस्थमा है, ना उसको कोई लंग का प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आपका इसी तरीके से माइग्रेन जब होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है आपकी बॉडी में, आप सांस नहीं ले पा रहे होते हो, सब कुछ हेल्दी होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कोई भी अगर इमरजेंसी है या कंडीशन है, किसी भी शॉक की कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होगी। अगर आपको कहीं पे एक्सीडेंट भी हो, खुदा ना खास्ता किसी को ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बाकी कंडीशंस जो भी हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो उसमें होगी। फिर वो डॉक्टर ही डायग्नोस करता है कि एक्चुअली अभी जब कैजुअलिटी में या इमरजेंसी में जाते हैं तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पूछते हैं सबसे पहले, जो उनको साथ लेके आते हैं कि क्या हुआ है, किस तरह से। तो जी हाँ, तो फिर वो कैटेगराइज करते हैं। सांस तो आपकी हर कंडीशन में भूल जाएगी, हाँ, लेकिन वो फिर दमा नहीं होगा, कोई और मसला होगा। फिर वो दमे का नहीं, जो आपके रूट लेकिन का हो सकता है इसकी एक वजह ये भी हो कि अगर जो है वो, क्या इसके बाद मुझे ये सब कुछ, जब एक मैं सिचुएशन से, इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आ गई, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं जो हूँ वो जाके अपना एक लंग्स का टेस्ट करवाऊँ, देखूँ कि मेरे लंग्स सही हैं कि नहीं है। लंग्स के टेस्ट होते हैं, जिसमें ब्रीदिंग टेस्ट होते हैं, जो एक वो एक डॉक्टर साहब बॉल देते हैं, जी वो हाँ। आपको जो है वो ब्लो करके जो है उसे फॉल पर, जी वो होता है, वो अफेक्टेड होता है वो। जी हाँ, वो इंसेंटिव स्पेरोमेट्री कहते हैं। उसमें लंग्स की पावर देखते हैं, या उसको देखिए, वो लंग की एक्सरसाइज है, जो आप लंग की एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उनकी ब्रीदिंग। अगर मैं नंबर 3 तक होल्ड कर रही हूँ उसको, तो मेरे लंग्स हेल्दी हैं। जी हाँ। ये नॉर्मली घर में हम एक्सरसाइज जी, करते हैं। इसके लिए स्पेरोमेट्री टेस्ट आता है, लंग फंक्शन टेस्ट में। उसमें यही होता है कि आपको जोर से एक डिवाइस होती है, उसमें फूंक देनी पड़ेगी, जी। जिसकी रेंज होती है मेल की और फीमेल की डिफरेंट होती है। मेल की डेफिनेटली थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। अगर नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं आपके लंग हेल्दी है। लंग्स हेल्दी हैं जी हाँ। इसमें। ये हम टेस्ट करते हैं उनमें जिनमें सीओपीडी के केसेस में, एज़मा के केसेस में, और आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के केसेस में। फिर इनके फॉलोअप में टेस्ट हो रहे होते हैं, जो ये ट्रीटमेंट दमे की या जो स्मोकिंग की वजह से जिनको दमा हो रहा है, उसकी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें ये नॉर्मल फिर रूटीन टेस्ट हो रहे होते हैं सही। उनके फंक्शंस टेस्ट करने के लिए। एक इंसान जो 30 क्रॉस कर चुका है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है 30 के बाद तो हमें वैसे भी अपनी बॉडी को एनालाइज करना शुरू हो जाना चाहिए कि भाई आप देखते रहो, टेस्ट वेस्ट करवाते रहे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि माशाल्लाह हम इतना हेल्दी भी खा रहे हैं और ऊपर से हमारे अलग से हैबिट्स भी चल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस एज में एक इंसान को जाकर अपने लंग्स भी टेस्ट करवाने चाहिए? क्योंकि ये हम अक्सर दिल की बड़ी परवाह कर लेते हैं। जी हाँ। हाँ, जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा लिया, वो नॉर्मल आ गया तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, शुगर चेक करवा ली बस। लंग्स का कितना इम्पोर्टेंट है और वो क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, विद टाइम जैसे आपकी बाकी सारी चीज़ें, आपने 30 का, मैं कहूँगा 40 के बाद जितनी एज बढ़ेगी बाकी सारी सिस्टम्स आपके वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो चेस्ट लंग्स भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सही। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, आपको कोई मसला नहीं हो रहा, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सर लेकिन आप कहाँ है हमारा लाइफस्टाइल? जो बंदा आज सिगरेट नहीं पी रहा तो वो ट्रक का धुआं पी रहा है। जी हाँ,
है ना, अगर नहीं पी रहा कोई सिगरेट, कोई स्मोक नहीं कर रहा, किसी भी लेवल का नहीं कर रहा, तो वो ट्रक का पूरा दिन ऑफिस आने और जाने में ये कराची यूनिवर्सिटी वाले रोड के ऊपर वो एक सिगरेट ऐसे ही पी जा रहा है बगैर सिगरेट यूज जी करे, हाँ। ऐसा ही है। जी हाँ, तो वो नॉर्मल एक हेल्थी। पैसिव स्मोकिंग भी होती है। जी हाँ, इसी से मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि नॉन स्मोकर सीओपीडी हम कहते हैं। जहाँ पे या कराची में तो गैस है, किसी गांव देहात में जहाँ पे गैस नहीं है, काव डंग से या लकड़ियों के चूल्हे पे जो मतलब कि बायोमास एक्सपोजर के जिनको कहते हैं, जहाँ से वो चूल्हा पक रहा है, तो उनमें भी सीओपीडी होता है, लेकिन नॉन स्मोकर। अच्छा। जी हाँ, नॉन स्मोकर सीओपीडी कहते हैं। जो लकड़ियों के चूल्हे पे खाना पका रहे हैं, या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे धुआं है, या जैसे आपने कहा ट्रक का धुआं, तो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे की तरफ जाएंगे, फिर वो लंग फंक्शंस की तरफ जाएंगे। सही। अगर वो नॉर्मल है तो सही। जी। तो एक अबव 40 आप एक चेस्ट जो है एक्सरे करवा लें। जी हाँ, चेस्ट एक्सरे अगर आपको कफ ज़्यादा रह रही है, हम्म। चेस्ट में कोई पेन है या फीवर है, तो आप चेस्ट एक्सरे करवा लें। सही। जी हाँ, क्योंकि कोविड भी इसी तरीके के था ना, कि उन्होंने कोविड से तो बहुत सारे लोग जो थे वो बच गए थे, लेकिन उनके लंग्स नहीं बच पाए थे। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था, जी। जिसमें कोविड जब आया था एक्चुअली बाकी सारी डिजीजेज जो अब तक रिसर्च हो चुकी है, उनकी डायग्नोसिस प्रॉपर आ चुकी है, मेडिसिन भी आ चुकी है काफ़ी तरह की। तो कोविड एक न्यू आउटब्रेक था। सही। तो उसमें शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था पेशेंट के लंग्स की कंडीशन। जब एक्सरे कर रहे हैं, सीटी स्कैन करवा रहे हैं, सैचुरेशन देख रहे हैं, तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। लेकिन पेशेंट्स को देखते थे, बाज़ाहिर पेशेंट ठीक लग रहे होते थे, लेकिन जब लैब्स के डायग्नोसिस की तरफ जा रहे थे तो उनकी बिल्कुल बहुत ही बुरी कंडीशन थी लंग्स की। ठीक है ना, जो डिजीज थी वो पूरी नमोनिया की तरह की एक कंडीशन आ चुकी थी। आप आगे जो यूथ आ रही है, ठीक है, जो 50 साल के हैं, उन्होंने जो अपने साथ करना था वो तो कर दिया, वो अब वापस रिवर्स तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, लेकिन उनको भी हम यही कह सकते हैं, उनको भी एक मैसेज देते हैं जो अब 50 पर हैं या जो है वो 50 क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए एक मैसेज, और एक यूथ के लिए मैसेज जो नए नए अभी जो है वो बड़े हुए हैं और उनको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, स्मोकिंग भी, वेप भी, क्योंकि ये बहुत आम हो गया है। जी, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखें, जो सबसे पहले जो आ चुके हैं या जिन्होंने अपने लंग्स के साथ कंडीशन कर लिए थे, लंग्स की काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिसमें स्मोकिंग की वजह से भी लंग्स डैमेज है। लेकिन हम जो चेस्ट के लिए जो पूछते हैं, अगर कोई हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले उसका काम पूछते हैं। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज भी होती है। अच्छा, ये जी एक नया आया है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ नहीं, करेंगे? नया तो नहीं, ये पुराना है। नहीं, मेरे लिए नया जी हाँ, है। ऑक्यूपेशन, कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, केमिकल फ्यूम्स की वजह से, कोई पेंट की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या कोई पेंटर है तो उनमें दमे के अटैक्स ज़्यादा होते हैं, एलर्जी ज़्यादा, सांस का मसला ज़्यादा हो रहा है। सही। तो उनसे पूछो काम क्या कर रहे हैं आप। कोई सीमेंट का काम कर रहा है, एस्बेस्टोस से जो एक्सपोजर हो रहा है, जो सीमेंट का काम कर रहा है, प्लास्टर का काम कर रहा है, या जो रोड बना रहे हैं बिट्रोलिन से जिनका एक्सपोजर है, तो काम भी हम उनसे पूछते हैं, तो फिर वो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में चला जाता है। सही। और स्मोकिंग की वजह से जिनकी कंडीशन है, जिनको देखें स्मोकिंग ने अपना जितना लंग्स डैमेज करना था वो कर लिया है, बिल्कुल। वो आगे जाके बड़ी एज में छोड़ देते हैं तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा आगे डैमेज नहीं होंगे। सही। जी हाँ। लेकिन जो हो गया वो तो हो गया, जी हाँ, वो रिवर्स नहीं आ सकता। वो जी हाँ, रिवर्स नहीं होगा। वही उसी तरह से जब हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, कोई ओल्ड डिजीज है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हुई थी पहले, या कोई और कंडीशन हुई थी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज की, जैसे मैंने बात की, और जैसे कोई स्मोकिंग की वजह से जो उनकी एक्सरे की कंडीशन है, तो फिर पेशेंट को कहते हैं देखिए आप हैं, आप हेल्दी रहेंगे, एक्सरे देख के परेशान ना हो, ये आपकी कंडीशन लाइफ टाइम वैसे ही रहेगी। इस एक्सरे की पिक्चर इंप्रूव हो जाती है काफ़ी हद तक। कुछ डिजीज में, कुछ डिजीज होते हैं जो वो अपने निशान छोड़ जाती है। सही। तो फिर उनको वो किसी को दिखाते हैं, तो डॉक्टर साहब ये है हमारे एक्सरे में, ये कैसे है, ये क्या है, तो उनको हम कहते हैं देखिए आप हेल्दी हैं, आपकी लाइफ नॉर्मल रहेगी, लेकिन ओल्ड चेंजेस है ये इस एक्सरे में इसी तरह से रहेंगे, इस पर आप परेशान ना हो। सही। जी हाँ, जो स्मोकिंग वजह से बाय द एज टाइम उनको प्रोडक्टिव कफ होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, तो वही दमे की तरह के उनके इनहेलर्स वो ले रहे हैं, तो इनहेलर्स लेते रहें। अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट कोर्स करते रहें, और 65 से ऊपर हैं, वो जिस तरह से कॉमन कोल्ड की वैक्सीन है, इस तरह न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो नमोनिया से या रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन से बचाएगी। सही। तो 65 से अब वो जो भी हैं, ये इसमें स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग बात नहीं है, जिनमें रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो न्यूमोकोकल वैक्सीन भी एवरी 5 ईयर होती है, लेकिन वो वैक्सीन
ओके, वो वैक्सीन करवा लें। और सही। यूथ के लिए यही पैगाम है, सबसे पहले आप अपना लाइफ स्टाइल जो भी है हेल्दी रखें, जिसमें आपका फिजिकल वर्क, जिसमें अगर वॉक है, जिम है या दूसरा है आपके कोई काम है तो वो ज़्यादा रखें, स्मोकिंग की तरफ ना जाएं। बाकी कराची का हमारा एटमॉस्फेयर या जो भी और एटमॉस्फेयर, जैसे ट्रैफिक के पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वो है रहेगा। वो सही। तो आस्ते आस्ते खैर जैसे कोई ह्यूमिडिटी से या बारिश वगैरह पड़ी तो कुछ कम हो जाता है। जी। सही। तो बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि नहीं पियो सिगरेट, नहीं पियो, वेप्स पीना पियो। ये जो आजकल बड़ी डिवाइसेस आ गई हैं कि वो तंबाकू जला नहीं रही है, और वो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स जिसे हम कहते हैं, ये एग्जैक्टली वो नहीं पिए, बिल्कुल नहीं पिए अपने और सांस तो आपकी एक ऐसी चीज़ है ना कि ये तो सबसे पहला है। अगर आपके लंग्स गए तो लंग्स ट्रांसप्लांट का कितना खर्चा है? लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं होता है। नहीं होते। बाहर कितना खर्चा है? बाहर ये काटिएगा मुझे कोई आइडिया, लेकिन एक अच्छा खासा जो है वो खर्चा है, जिस पे एक जो है वो अच्छा इंटरनेशनल टूर होता है। ट्रांसप्लांट देखिए लिवर की तरह का तो है नहीं कि आपके किसी ने कोई लिवर का टुकड़ा दे दिया, ये तो कोई जिसकी डेथ होने वाली होती है इस तरह से, जो वही आपको मतलब कि कोई डोनेट करे तो अलग बात है। जी हाँ। अच्छा, एक और बात है, हमारे घर में भी ये चीज़ होती है, अम्मी ना अक्सर फेफड़े बना लेती हैं कि ये खाओ, इससे जो है वो लंग्स मजबूत होंगे। तो अम्मा ये कहाँ से लॉजिक है? ऐसा है? नहीं ना, नहीं ये कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि उसका जो वो मसल्स है, अगर आप खा रहे हैं तो आपके यानी कि इससे तो मतलब गोश्त की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं मतलब कि जो लोग नहीं खाते, नॉर्मल मसल्स जो मतलब जो गोश्त होता है मुर्गी का, बकरे का या जो भी है वही खाते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लिवर खा लेते हैं, बाकी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं ये जो लोग नहीं खाते नहीं खाते। रूटीन में। जी हाँ। हाँ, ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है। तो अम्मी जी डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, तो अब घर में फेफड़े नहीं बनेंगे। सही। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। होपफुली जो है वो आपने जो आज सबसे इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट टीबी का इलाज कर रही है, वो भी फ्री। जी हाँ। तो आप मुझे थोड़े से वो सेक्टर्स बता सकते हैं कि कहाँ पर लोग आए जिनको ऐसा लगता है कि वो देखें, सिंध गवर्नमेंट्स के मतलब कि अपने प्रोविंस की ये सिंध गवर्नमेंट्स के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट के या कराची में बेसिकली हम बात करें तो कराची के सिंध गवर्नमेंट के जितने भी सेटअप्स हैं, जिसमें आपका जिना हो गया, सिविल हो गया, अब्बासी शहीद हो गया, या सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स लियाकताबाद में है, सदर में है सर्विसेज हॉस्पिटल, या कोरंगी में है, वहाँ हेरी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। और कुछ डिस्पेंसरीज भी हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे फ्री है। और प्राइवेट सेंटर्स पे भी उन्होंने फ्री में ही रखी हुई है। ओके। और ये तो कराची से बाहर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अगर हैदराबाद की तरफ चले जाएं तो लम्स है, या जितने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हैं, तहसील हेड क्वार्टर्स है, RHCs है, रूरल हेल्थ सेंटर्स, BHU बेसिक हेल्थ सेंटर्स, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये BHUs ये वगैरह की जितनी बात कर रहे हैं ये ज़्यादा दूर भी नहीं है एक दूसरे से, ये कोई 10-12 किलोमीटर पे हेल्थ फैसिलिटी आजकल पूरे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। ज़्यादा दूर भी नहीं, 10-12 किलोमीटर। आजकल कन्वेंस बाइक, गाड़ी, रिक्शा, जो भी जिसके पास जो कन्वीनियंट पड़ता है वो पहुंच जाता है। हर 10-12 किलोमीटर की आपको ये फैसिलिटी मिल जाएंगी। और अगर कहीं दूर भी है, लेकिन अगर आपको आपकी बीमारी का इलाज मिल रहा है। हाँ, और जी हाँ, जो हमारे पास ये टीबी के पेशेंट्स आते हैं जो हम उनको रजिस्टर करते हैं, तो NIC देख के वो आपके घर के पास कौन सा सेंटर है, हम उनको यही फिर वो गाइड करते हैं कि आप इतना दूर आएंगे, इससे बेहतर है आपको हम लेटर बना के दे रहे हैं। फॉर्म होते हैं लेटर के, मतलब एक प्रॉपर कुछ सिस्टम बना हुआ है, जो फॉर्म्स बने हुए हैं, वो फॉर्म देते हैं कि आप फलां सेंटर पे चले जाए जो आपके घर के करीब है। आप वहाँ से फिर हर महीने वहाँ से मेडिसिन उठाते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लंग्स में पानी भर जाना है, इसकी वजह, इसका क्योर क्या है? ये देखिए, लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स में नहीं, बेसिकली ये सीने में होता है। लंग और चेस्ट केविटी, इन दोनों, लंग्स आपके एक बलून की तरह के हैं, मतलब बलून की तरह के है, उसमें और चेस्ट केविटी के बीच में थोड़ा बहुत नॉर्मल कुछ ml फ्लूइड होता है। सही। लेकिन कुछ कंडीशन में उनकी ड्रेनेज कम हो जाती है या प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो सीने और लंग्स के बीच में पानी भरना जमा हो जाता है। सही। सीने की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, थोड़ा बहुत निमोनिया की वजह से भी होता है, और कंडीशन में होता है अगर किसी का लिवर ख़राब है, रीनल डिजीज़, क्रोनिक रीनल डिजीज़, या हार्ट फेलियर है, उनमें भी भर जाता है। फिर हम सबसे पहले उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, थोड़ा पानी निकाल के टेस्ट करते हैं,
उसका कलर की अपीयरेंस से, फ्लूइड की अपीयरेंस से हमें पता चल जाता है कि क्या है, लेकिन फिर भी हम उसके कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं और अंडरलाइंग डिजीज़ भी देखते हैं। तो पता चल जाता है कि सीने की वजह से है या लिवर की वजह से है या कार्डियक इशू या जो भी। फिर उसकी बेसिकली हमें अंडरलाइंग उसकी डिजीज़ को ट्रीट करनी होती है। जो अंडरलाइंग डिजीज़ ट्रीट करेंगे तो फिर वो पानी खुद ही कम हो जाता है, लेकिन पहले उसको ड्रेन कुछ लेवल तक करना था, वो हम निकाल लेते हैं। सही। जिसमें अगर टीबी आ गया तो टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं 6 महीने का, वो पानी खुद ब खुद सूखना शुरू हो जाता है। सही। सिर्फ पानी नहीं होता, कभी कभी उसमें पस भी भर जाता है, जिसको एम्पाइमा कहते हैं। वो पस इसी तरह से, जैसे पहले शुरू में हमारी बात हो रही थी कि नमोनिया हुआ, नमोनिया उसका ख़राब हो गया, ट्रीटमेंट नहीं ली, वो उसकी एब्सेस हो गया, एब्सेस रप्चर हो गया, तो फिर उसको चेस्ट ट्यूब लगा लेते हैं, तो फिर आस्ते आस्ते ड्रेन करके वो एंटीबायोटिक्स अच्छी देती हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद फिर चेस्ट ट्यूब निकाल देते हैं उसकी। सही। ये भी एक लंबा प्रोसीजर होता, कितना लंबा टाइम ड्यूरेशन कितना होता है इसका? देखें ये जो सिंपल प्लूरल एफ्यूजन है, वो अगर अंडरलाइंग ट्यूबरकुलोसिस आपने ट्रीट कर दी तो ठीक है, उसकी 6 महीने में वो सेट हो जाए। वो पानी तो उसका ड्रेनेज से उसी वक्त निकल जाता है, ठीक है। सही। जो प्लूरोसेंटेसिस कहते हैं या प्लूरल टेप कहते हैं जैसे हम, तो पानी तो उसका निकाल लेते हैं, बाकी उसकी डिजीज़ है उसको ट्रीट करते हैं। फिर जो भी है, अगर लिवर की है तो गैस्ट्रो के पास जाएगा, रीनल की है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास उसको सेंड करते हैं, अगर हार्ट का कोई इशू है तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास उसको भेजते हैं। सही। और जो एम्पाइमा वगैरह मैंने कहा, ये इसमें अगर लंग्स उसके मतलब कि लंग रप्चर नहीं है तो फिर तो ठीक है, 3-4 दिन में निकल जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे किसी को पहले टीबी था या स्मोकिंग कर रहा है, वो कभी लंग तो डैमेज हो गए, उसके वीक हैं, कभी गिर गए, गिरने की वजह से या किसी और वजह से कभी कभी लंग फट भी जाता है, जिसको हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। ओके। तो फिर वो होता है कि लंग ने अपनी चेस्ट वॉल कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी से वो टूट गया, बलून जैसे रप्चर हो जाता है, जी 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 जी। चेस्ट कैविटी छोड़ दी है, एक्सरे से उससे हमें पता चल जाता है। फिर उसमें चेस्ट ट्यूब लगाते हैं, ट्यूब अमूमन लगने के बाद कुछ पता नहीं होता कब निकलेगी, लेकिन जैसे लंग उसका एक्सपेंड हो रहा होता है, जैसे आपने कहा 3 बॉल्स की टेस्ट हैं, तो सबसे पहले चेस्ट ट्यूब लगाते हैं उसकी, ताकि थोड़ी बहुत एयर निकलती रहे, नीचे अंडर सील वाटर पूरा सिस्टम बना होता है, जिसके जरिए उसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर लंग एक्सपेंड हो जाता है, ठीक नहीं होता, तो फिर उसको इंसेंटिव एक्सपेरिमेंट्री देते हैं, वो 3 बॉल्स वाला, ताकि वो एक्सरसाइज करता रहे। सक्शन लगाते हैं उसमें फिर भी नहीं होता, तो फिर उसको थोरेसिक सर्जरी में उसको ऑपरेट करके उसका लंग उसको वहाँ से, ताकि जो लंग है वो अपनी चेस्ट वॉल के वजह सीने से दोबारा से जुड़ जाए। ये एक तो ट्रॉमेटिक होता है, ठीक है, कि गिर गया उस वजह से। कुछ अंडरलाइंग डिजीजेस जैसे मैंने एजमा क्या है, टीबी खास करके है, जिसमें निमोथोरेक्स हो जाता है, तो इसमें भी लंग जी रप्चर हाँ, हो जाता है? लंग रप्चर हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से जो सीओपीडी होता है उसमें हो जाता है। सही। जी। ओके। तो मैं लेकिन ये ट्रीट हो जाते हैं, हम्म लेकिन चेस्ट ट्यूब एक थोड़ा सर्जिकल या माइनर सा प्रोसीजर है, उसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगता है। कभी कभी लोगों को बायलेटरल निमोथोरेक्स हो जाता है, दोनों तरफ ट्यूब्स लगी होती है, ओके। और ये कितना पेनफुल प्रोसीजर थोड़ा होता बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ट्रीट भी हो जाता है। कुछ लोग नहीं भी होते, फिर वो उनको ऑपरेट करके फिर सही करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि जिस तरीके से हम एक दिल के मसले को अपना जब हाई कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, ठीक है, तब हम जब जितने परेशान हो जाते हैं, तो इसी तरीके से अगर आपके एक्सरे लंग्स एक्सरे में भी कुछ आ रहा है तो उसको भी आप उसी तरीके से लें, क्योंकि हमने बड़े इसको, मेरे हिसाब से हमने इसको ना इतना अहमियत नहीं दी। जैसे कोलेस्ट्रॉल को हमने एक ताज पहना के बैठाया हुआ है ना, कि जैसे ये हाई होगा तो हमने डॉक्टर के पास भागना है। ये इस लेकिन हमने ना लंग्स को, किडनी को, हमने इतनी ना वो अहमियत दी भी नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है ना। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि इनसे कितनी बीमारियां शुरू होती हैं और इसको देखना बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज पे, तो क्योर हो सकते हैं, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे बहुत सारी अगर दूसरी बीमारियां हैं जो एक हाइट पे पहुंचने के बाद उसका कोई इलाज नहीं होता, और वो होते हैं ट्रीटमेंट्स भी हैं तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हम कैंसर को बड़ी वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये जो लंग्स की बीमारियां होती हैं, ये भी काफ़ी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में इफेक्ट करती देखें, ब्रीथ बेटर, अगर आपकी लंग्स हेल्दी है, सबसे पहले आपका सांस है, सांस आ रहा है।
अगर आप सही से अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, हेल्दी लंग है, तो फिर बाकी कंडीशन जो भी है, लेकिन सांस सबसे पहले। सांस सबसे पहले, जी। एग्जैक्टली, सांस सबसे पहले। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। आज का सेशन बहुत मज़े का था मेरे लिए, तो काफ़ी जो है वो नॉलेज और मेरे बहुत सारे सवाल जो थे मिथ से वो क्लियर हो गए। जैसे कि सबसे बड़ा यही कि आइसक्रीम खा सकते हैं क्योंकि हमारी अम्माएँ रोक देती हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं। आपको कोई भी सवाल हो इसी तरीके की, जैसे मेरे बहुत सारे सवाल हैं, कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं ये बड़ा ऊट-पटांग सा सवाल है, लेकिन सवाल है तो फिर है, उससे पूछें। हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे पूछें, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शंस में आके डॉक्टर साहब से पूछें, उसका जवाब मैं आपको पहुँचाऊँगी। खुद डॉक्टर साहब आके आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। आप कोई पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो हमारे फोकल प्रोडक्शन पे रीच करें, आके पेज के ऊपर आप वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप मुझे बताएंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स से बताते रहिए कि मैं काम कैसा कर रही हूँ, कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कि आपको क्या बुरा लग रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।